का संविधान। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश बाबा साहब आंबेडकर के बनाए संविधान से चलेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान खतरे में है। पूरे देश में पिछले कई सालों से संविधान को लेकर बहस चल रही है। संविधान जो हमारे देश को एक गणतंत्र राज्य बनाता है, संविधान जिसमें लिखे गए नियमों के मुताबिक हमारा देश चलता है। कानून, प्रशासन, संसद सब इसी संविधान से चलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। भारतीय गणतंत्र के 76 साल पूरे होने वाले हैं और इस बेहद खास मौके पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा ये बेहद खास कार्यक्रम, संविधान से जुड़ी 26 कहानियां। संविधान की प्रस्तावना यह संविधान का सबसे पहला पन्ना होता है। इस एक पन्ने में दुनिया के सबसे बड़े दस्तावेज का सारांश होता है। संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सबसे अहम हिस्सा है। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया। संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के उद्देश्य को संक्षेप में बताता है। 1976 में 42वें संशोधन ने प्रस्तावना को भारत के संविधान के अभिन्न अंग के रूप में चिन्हित किया। केशवानंद भारतीय फैसले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संविधान की मूल संरचना में संशोधन किए बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यह इतिहास में पहली बार था जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में संशोधित किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे संविधान को किसने बनाया तो शायद इसका जवाब आप झट से दे देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे संविधान को किसने सजाया? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे इतने बड़े संविधान के मूल प्रति के एक एक पन्ने को हाथों से लिखा और सजाया गया। भारत के संविधान में 22 भाग हैं और हर भाग की शुरुआत में 8 गुना 13 इंच के चित्र बनाए गए हैं। इन 22 चित्रों को बनाने में 4 साल लगे। इस काम के लिए नंदलाल बोस को 21,000 रुपए मिले थे। भारत के संविधान से जुड़ी एक और रोचक जानकारी यह है कि इसकी मूल प्रति टाइपिंग या प्रिंट में उपलब्ध नहीं है। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई है। इसे प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। रायजादा ने पेन होल्डर नीब से संविधान के हर पन्ने को बहुत ही खूबसूरत इटैलिक अक्षरों में लिखा है। भारत का संविधान सबसे लंबा है। पूरी दुनिया में अब तक इतना बड़ा लिखित संविधान किसी अन्य देश में नहीं बना। इसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग और 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान भवन में सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके हर पन्ने को सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। दुनिया का सबसे लंबा संविधान है भारत का संविधान। जाहिर सी बात है इसे बनाने में भी लंबा समय लगा होगा, 2 साल से भी अधिक समय। भारत के संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी और यह 26 नवंबर 1949 को खत्म हुई। इस दौरान 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किए गए। संविधान का ड्राफ्ट जब पहली बार तैयार हुआ और बहस के लिए रखा गया तो अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से अधिक बार संशोधन किए गए थे। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, जबकि इसका प्रमुख हिस्सा 26 जनवरी
1950 को लागू हुआ। इतने बड़े संविधान को लिखने में उस समय कितना खर्च आया होगा, क्या आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं? 64 लाख रुपए। जी हाँ, 64 लाख रुपए उस समय खर्च आया था। आप इसे देश की सबसे महंगी किताब भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान को तैयार होने में 64 लाख रुपए का खर्च आया था। भारतीय संविधान को यूं ही नहीं तैयार किया गया। इसे लिखने से पहले दुनिया के 60 देशों के संविधान को पढ़ा और समझा गया। उसमें से जो बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में बेहतर लगी, उन्हें शामिल भी किया गया। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है। संविधान की प्रतियां लंबे समय तक सुरक्षित रहें, इसके लिए उन्हें हीलियम से भरे केस में रखा गया था। संविधान की मूल प्रति को कलम से लिखा गया, जिसे इंग्लैंड से मंगाई गई। पूरा संविधान लिखने में 432 नीमें घिस गई। संविधान को लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को सौंपा गया। वह पेशे से एक कैलीग्राफिस्ट थे। प्रेम बिहारी ने ये कला अपने दादा से सीखी थी। उन्हें संविधान लिखने की जिम्मेदारी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सौंपी थी। इसके लिए जब उनसे इसका मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया था। संविधान को लिखने में 432 निब घिस गई थी। इन्हें इंग्लैंड से मंगवाया गया था। निब को होल्डर में लगाकर पेन बनाया गया और स्याही में डुबोकर संविधान लिखा गया। जब संविधान बना था तो लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए 21 वर्ष या फिर उससे ज्यादा की उम्र होना आवश्यक था, लेकिन 13 दिसंबर 1988 में इसमें संशोधन कर इसकी उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह प्रपोजल उस समय के जल संसाधन मंत्री बी शंकरानंद ने पार्लियामेंट में पेश किया था। संविधान में संशोधन का यह प्रस्ताव इतना प्रभावकारी था कि इसके लिए पार्लियामेंट के विशेष बहुमत के साथ ही देश के आधे से भी ज्यादा स्टेट्स के विधानमंडलों की मंजूरी मिलना जरूरी था। ऐसे में नागालैंड, त्रिपुरा, दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में पंजाब व जम्मू कश्मीर जैसी 5 स्टेट्स के अलावा सभी प्रांतों ने इसके लिए हामी भर दी थी। भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उसे मतदान का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो। भारतीय संविधान ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्वस्थ दिमाग वाले भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया है। चाहे किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, यह अधिकार कुछ अपवादों को छोड़कर सभी भारतीयों को सार्वभौमिक रूप से दिया गया है। मतदान एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि नागरिकों को दिया गया एक कानूनी अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को तब तक मतदान करने से नहीं रोका जा सकता जब तक कि वह अयोग्यता के मानदंडों को पूरा नहीं करता। संविधान कहता है जिसकी बहुमत उसकी सरकार, और ये बहुमत जीती हुई सीटों की संख्या के आधार पर तय होता है। राज्य में उसी की सरकार बनेगी जिसकी विधानसभा के भीतर बहुमत हो, जबकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा के भीतर बहुमत जरूरी होता है। हमारा संविधान हमें बताता है कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रधानमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल का चुनाव कैसे होगा, मंत्रियों के पास क्या अधिकार होंगे, ये सब संविधान बताता है। मंत्रियों का कार्यकाल क्या होगा, आयु कितनी होगी, कैसे काम करना होगा, सब कुछ संविधान बताता है। संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का काम भी तय करता है। जनता के प्रति इनकी जवाबदेही और कर्तव्य भी संविधान ही तय करता है। कानून बनाना विधायिका का काम है, इसे लागू कराना कार्यपालिका का और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के
संविधान सम्मत होने या ना होने की जांच करना न्यायपालिका का काम है। इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका के बीच एक दूसरे के लिए आपसी सम्मान होना चाहिए और इन सभी पर किसी प्रकार का कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। देश को कैसे चलाना है यह संविधान बताता है, पर संविधान का दुरुपयोग न हो, इसका सही से पालन हो, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना होता है कि संविधान का पालन सही ढंग से देश में किया जा रहा है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के गणतंत्रीय स्वरूप के लिए केंद्रीय थी और निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण थी। 76 साल पहले बना संविधान क्या आज भी वैसा ही है? नहीं, समय समय पर संविधान में बदलाव किए गए हैं। बदलाव को कानूनी भाषा में संशोधन कहते हैं और संशोधन का अधिकार केवल और केवल संसद को है। 17 सितंबर 1949 को संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 304 पर बहस हुई। इसने संसद को संविधान में संशोधन करने का विशेष अधिकार दिया और इस अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया को रेखांकित किया। मसौदा अनुच्छेद के अनुसार संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत और कुछ मामलों में भारत के आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। संसद को संशोधन का अधिकार है तो न्यायपालिका के पास संविधान के रक्षा की जिम्मेदारी है। तो आखिर दोनों में बड़ा कौन है? संसद, क्योंकि संसद बहुमत के जरिए कोर्ट के फैसले को पलट सकता है। संसद के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलटने का ताकत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शाहबानो केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में उन्हें तलाक देने वाले शौहर को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल बताकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने लगे। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए, संसद में कानून बनाकर फैसला पलट दिया। हमारा संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स देता है। ऐसे में हर व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार मिले, यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक हैं। इसलिए संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और उनकी रक्षा भी करता है। इनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। मौलिक अधिकारों के साथ ही हमारा संविधान हमारे लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी तय करता है, जिसका पालन हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। ये मौलिक अधिकार एक बेहतर नागरिक बनाने के जरिए मजबूत राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं। संविधान कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ये हर भारतीय का कर्तव्य है। हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, यानी हम अपने विचार, अपनी राय को बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के व्यक्त कर सकते हैं। प्रेस और मीडिया के अधिकार भी इसी के तहत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की स्वतंत्रता होगी। संविधान हमें देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहने की भी आजादी देता है।
का हर एक नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने और उसके प्रचार करने का अधिकार रखता है। मसलन अगर कोई पैदाइश धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना चाहता है तो इसके लिए भी आजाद होगा। अगर कोई किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहता तो इसकी भी आजादी उसे मिलेगी। भारत में धर्म की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 28 द्वारा दी गई है। इसके लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में संशोधन किया गया, ताकि भारत को स्पष्ट रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जा सके। हमारा संविधान कहता है कि सरकार से बड़े होते हैं मौलिक अधिकार, यानी सत्ता में कोई भी हो लेकिन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार सबसे बड़े हैं, पर एक स्थिति ऐसी भी है जब इन्हें भी निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 6 मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान हमें आजादी देता है कि हम किसी भी भाषा को बोले, देश के किसी कोने में भी रहें और किसी भी धर्म का पालन करें, पर इसमें किसी तरह का भेदभाव करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। हमारा संविधान देश के हर नागरिक को समान मानता है। संविधान के आर्टिकल 15 के मुताबिक आप किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। राज्य किसी नागरिक से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारत जब आजाद हुआ तब कई जातियां और वर्ग काफी पिछड़े हुए थे, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। स्वतंत्र भारत में इन्हें समान अधिकार और अवसर मिल सके, इसीलिए हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। भारत की केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दे रखा है और विभिन्न राज्य आरक्षणों में वृद्धि के लिए कानून बना सकते हैं। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने 68% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अगड़ी जातियों के लिए 14% आरक्षण भी शामिल है। हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी। कठोर संविधान में बड़ी मुश्किल से संशोधन किया जा सकता है, जबकि लचीले संविधान में आसानी से संशोधन हो जाता है। हमारा संविधान बीच का रास्ता अख्तियार करता है। भारत के संविधान में संशोधन की एक निश्चित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ना तो बहुत ज्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा लचीला। यह अनूठी विशेषता इसे बदलती परिस्थिति के अनुकूल होने के साथ साथ मौलिक सिद्धांतों के लिए स्थिरता और सुरक्षा भी देती है। संविधान में संशोधन का प्रावधान तो है, पर इसे किस हद तक बदला जा सकता है? कानून कहता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन संविधान की मूल बातों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि संविधान के हर हिस्से को बदला जा सकता है, लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा होगी ताकि यह तय हो सके कि संविधान का आधार और ढांचा बरकरार है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार कहां से चलती है तो शायद आप कहेंगे संसद से, पर सांसद एक प्रतिनिधि मात्र होते हैं, वो गांव-गांव नहीं जा सकते। ऐसा संभव नहीं है। गांव-गांव तक सरकारी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था है। 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य था देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना
और उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े नेता होते हैं, क्योंकि उन्हें जनता ने खुद चुना होता है। पर हमारे देश में सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति का, और इस पद के साथ उन्हें कई विशेष अधिकार भी हासिल हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां भारत के संविधान के तहत महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, सैन्य और विवेकाधीन शक्तियां शामिल हैं। राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाने, विधेयकों पर हस्ताक्षर करने, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकाल की घोषणाएं भी कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 इसे संविधान की आत्मा और हृदय की उपमा दी है बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि यह अनुच्छेद दरअसल नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार की सुरक्षा का अधिकार देता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को इस दस्तावेज का हृदय और आत्मा कहा है। यह किसी भी नागरिक को किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में उसे बरकरार रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार इसका दूसरा नाम है।